नमस्कार। जनरल साइंस की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में हम भौतिकी विषय को पढ़ रहे थे और आप सभी जानते हैं कि भौतिकी पर अब तक मैं आपको 15 क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये 16वां क्लास है और हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा था आप सभी जानते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रकाशिकी के बारे में हम पढ़ रहे थे और प्रकाशिकी का एक पार्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिया है। ये प्रकाशिकी से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट है और इसी के साथ में आपका ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दो मेन चैप्टर्स और बचे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। इसी के साथ में आपका भौतिकी का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ये कंप्लीट होता है सीधे हम चलेंगे बायो की तरफ। बायो से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको कवर करेंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना है। पिछली क्लास में जहां पे हमने चीजें छोड़ी थी उसी से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में लास्ट वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद में अब सीधे हम चलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की तरफ। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्कैटर होना, बिखरना। परिभाषिक रूप से इसको देखें तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसको समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर के गुजरता है जिसमें कुछ कण उपस्थित हों, और यहाँ पर जिन कणों के बारे में बात की जा रही है तो कणों से संबंधित क्या प्रमुख बात आपको याद रखनी है कि कणों का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, कणों का जो साइज है, कणों का जो आकार है, प्रकाश की वेवलेंथ की कोटि का होना चाहिए। फिर दोबारा से पढ़ते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कुछ कण, कण कौन से, जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है, तो प्रकाश जो होता है उन कणों से टकरा करके अलग अलग डायरेक्शंस में विचलित हो जाता है, मींस स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। और प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार से विचलित होने की प्रक्रिया या स्कैटर होने की प्रक्रिया, बिखरने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इसी को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते होंगे तो उसमें आपने प्रकाश के प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल हैं या प्रकाश के प्रकीर्णन के दैनिक जीवन में जो उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर करके देखे होंगे, तो वो उदाहरण विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड रैले के अनुसार जो रंग का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि जैसे दृश्य प्रकाश होता है उसमें काफी सारे रंग होते हैं, तो रंग का बिखरना, रंग का, कलर का स्कैटर होना, रंग का प्रकीर्णित होना किस पर डिपेंड करता है, उस रंग की तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, रंग का कितना प्रकीर्णन होगा, कम प्रकीर्णन होगा या ज्यादा प्रकीर्णन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। अगर तरंग दैर्ध्य कम है किसी रंग की तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम नहीं होता है, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये कम नहीं होता है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और अभी हम यही पढ़ रहे थे, लॉर्ड रेले ने ये बताया है कि जिस रंग का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा तो ये मान करके चलेंगे उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम है। तो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है प्रकीर्णन, तरंग दैर्ध्य कम होगी प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा। आप सभी जानते हैं कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है वो सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण ही लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग सबसे कम बिखरता है वायुमंडल में, एक ही जगह पर वो जो है केंद्रित रहता है, उसका जो भी प्रकाश होता है, लाल रंग का जो भी लाइट होगा, लाल रंग का जो भी प्रकाश होगा वो एक ही जगह पर केंद्रित हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि जो खतरे के सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। कारण यही है क्योंकि वो बिखरता नहीं है, और जब रंग नहीं बिखरेगा, रंग किसी भी रंग का प्रकाश जब नहीं बिखरेगा तो वो दूर से ही दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अलावा अन्य रंगों की बात करें, जैसे बैंगनी रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, तो ये जल्दी बिखर जाता है, और जब बिखर जाएगा प्रकाश, एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होगा तो दूर से वो दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि खतरे के जो सिग्नल्स होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कभी कभी क्योंकि मैं हाथ से ही लिखता हूँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो इधर का उधर चला गया। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे
कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सर्वाधिक नहीं होता। नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग की अपेक्षा 10 गुना होता है। ठीक है, नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पृथ्वी पर अगर क्या ना हो, वायुमंडल ना हो, पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना हो तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि प्रकीर्णन की परिघटना नहीं होगी। वायुमंडल न होने पर प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होगी और इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि अगर आप आकाश की तरफ देखेंगे तो आकाश जो है आपको काले रंग का दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होगा? वायुमंडल के अभाव की स्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। खतरे के सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मैंने कारण आपको बता दिया है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो प्रकाश है लाल रंग का, ये बिखरता नहीं है, एक ही जगह पर सेंट्रलाइज रहता है, एक ही जगह पर केंद्रित रहता है और इस वजह से दूर से ही लाल रंग हमको आसानी से दिखाई पड़ जाता है। इसी वजह से सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, और कारण क्या है? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकीर्णन नहीं होता है, और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं तो प्रकीर्णन की परिघटना नहीं होगी, तो इस वजह से चंद्रमा से देखने पर हमको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। समुद्र का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? ये भी कह सकते हैं प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और सूर्योदय यानी सूर्य जब उदित होता है उस टाइम पर, और सूर्यास्त होता है यानी सूर्य जब छिपता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों ही टाइम सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर करके हमने परीक्षाओं में देखे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। संक्षेप में इसको हम TIR के नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है? यदि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, गमन कर रही है, और जो पहला माध्यम है जिससे वो दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पहला माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है, और जिस माध्यम में वो जा रही है वो विरल माध्यम है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश की कोई किरण है और वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर के पुनः पूर्व माध्यम में ही लौट आती है, और यह परिघटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानी जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानी जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो उसकी स्थिति ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए और प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो दूसरे माध्यम में जिसमें वो जा रही है वहां से पुनः पहले वाले माध्यम में रिटर्न हो जाती है पूरी तरीके से, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, अनुप्रयोग देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सिद्धांत है, तो ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु के द्वारा सिग्नल्स को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर की युक्ति है या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ये क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशों से मिलकर के बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक प्रकार के कांच का बना होता है। वो कांच कौन सा होता है? क्वार्ट्ज कांच होता है, और इसके बहुत लंबे लंबे और पतले पतले हजारों रेशों से मिलकर के ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण होता है, और प्रत्येक रेशे की जो मोटाई होती है वो लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये TIR के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये इंटरनेट कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन में,
विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर भेजने और ग्रहण करने में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। इसके अलावा जो सजावटी टेबल लैंप्स होते हैं उनमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ठीक है, एक इसका एप्लीकेशन है रेगिस्तान में मरीचिका, मिरेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में मरीचिका जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। मरीचिका का मतलब क्या है? बेसिकली मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में जैसे आपको पता है दूर दूर तक पेड़ नहीं होते हैं, धूल ही धूल बालू ही बालू होती है। जब तेज धूप पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, तो कोई भी व्यक्ति जो रेगिस्तान से होकर के गुजर रहा होता है तो कभी कभी उसको जब दूर देखने पर ऐसा लगता है कहीं पर पानी भरा हुआ है, तो उसका एक भ्रम हो जाता है, दृष्टि भ्रम हो जाता है। इसी को हम मरीचिका बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं। कभी कभी आपने जैसे मई जून के महीने में आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे बाइक से जा रहे हैं, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, तो आप दूर एक नजर मार करके देखें तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा सड़क पर पानी भरा हुआ है। मतलब दूर से ऐसा फील होगा आपको कि कहीं दूर उसी रोड पर जिस पर आप चल रहे हैं तो वहां पर ऐसा फील होगा कि आगे जाकर के किसी जगह पर पानी जैसा दिखाई दे रहा है। दरअसल में वो पानी होता नहीं है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ये एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है। ठीक है, तो इसी को मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इतना ही आपको जानना है, कैसे बनती है, क्या इसका जो है फंडामेंटल इसके होते हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक आपके लिए नहीं है। ठीक है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये कैसे होता है? हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत ही कम होता है, लगभग 24 डिग्री के आसपास। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो उसके भीतर अलग अलग तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। इस तरह हीरे में प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं में बाहर आ पाता है, और जहां जहां से वो प्रकाश बाहर आता है, इन दिशाओं से देखने पर हीरा जो है अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। और ये किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। वस्तुओं का रंग, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में देखते हैं। वस्तुओं का रंग किन चीजों पर निर्भर करता है? मेनली वस्तुओं का जो कलर होता है, वस्तुएं हमें जिस रंग की दिखाई पड़ती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला ये कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है, और दूसरा वस्तु किस रंग का परावर्तन या अपवर्तन करती है तथा किस रंग को अवशोषित करती है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि वस्तु हमको किस रंग की दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है कि वस्तु का एक्चुअल कलर कुछ और होता है, लेकिन अलग अलग प्रकाश में उस वस्तु को देखने पर, चाहे वो किसी अन्य कलर की हो, हमें दूसरे कलर की दिखाई देती है। जैसे गुलाब का जो फूल होता है उस पर श्वेत प्रकाश अगर डाला जाए तो वो लाल दिखाई देगा, और उसी गुलाब के फूल पर अगर हरा प्रकाश डाला जाए तो वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यही बात ऊपर बताई जा रही है कि वस्तुएं जिस रंग की हमको दिखाई देती है, कि कोई भी वस्तु किस कलर की है जो हमें दिखाई दे रही है, वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश में हम उसको देख रहे हैं। या तो नॉर्मल लाइट में देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश में देख रहे हैं, या किसी विशेष लाइट के अंतर्गत हम उस चीज को देख रहे हैं, तो उसका कलर जो है वो भिन्न हो जाता है। रंगों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रंगों को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। प्राइमरी कलर मतलब प्राथमिक रंग इनको कहते हैं, सेकेंडरी कलर मतलब इनको हम द्वितीयक रंग कहते हैं, और कंप्लीमेंट्री कलर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक रंग। ठीक है, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, प्राथमिक रंग क्या होते हैं? ऐसे रंग अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकते। मतलब ये मूल रंग होते हैं, जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, पीला, इनको किसी अन्य कलर की सहायता से नहीं बनाया जा सकता है। ये अपने आप में जो है मूल रंग है, तो ये प्राइमरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग ऐसे रंग होते हैं जिनको प्राथमिक रंगों के मिश्रण के द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिनका निर्माण किया जाता है। जैसे हरे और लाल रंग को मिलाते हैं तो पीले कलर का रंग बन जाता है, नीले और लाल कलर को मिक्स करेंगे तो मैजेंटा कलर बन जाता है, और नीले और हरे रंग को अगर हम मिक्स करें तो ये मोरपंखी नीले कलर का जो है रंग हमको प्रदान करता है। तो ये सेकेंडरी कलर है जो प्राइमरी कलर्स की सहायता से बनाए जाते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं यानी पूरक रंग जिनको हम कह रहे हैं, इनको बनाने में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंगों का प्रयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरक रंग वे रंग हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। जैसे लाल और मैजेंटा को मिला दें तो सफेद कलर बनेगा, हरा मैजेंटा मिला देंगे तो इसे भी सफेद बन जाएगा, नीला पीला मिला देंगे तो ये भी सफेद कलर हमको देगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री कलर्स आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में
हम बात करते हैं लेंसेस के विषय में। लेंस क्या होते हैं? दो पृष्ठों से या दो सरफेसेस से घिरा हुआ ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम, ऐसा कोई विजिबल मीडियम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोलीय होते हैं, उसी को हम लेंस कहते हैं। जिस तरीके से हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, उत्तल दर्पण पढ़े थे हमने, अवतल दर्पण पढ़े थे, उसी तरीके से हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तल या अभिसारी लेंस क्या होता है? ये बीच में मोटा होता है सर, और किनारों पे पतला होता है। जिस तरीके की आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, बीच में इसकी मोटाई है और दोनों किनारों पर देखेंगे आप, ऊपर नीचे देखेंगे तो ये पतला दिखाई देगा। तो इस प्रकार का अगर लेंस आपको कोई नजर आता है तो वो उत्तल लेंस होता है। सामान्यतः क्या होता है कि द्विउत्तल लेंस जो होता है उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। दोनों साइड से उत्तल लेंस जैसी आकृति द्विउत्तल लेंस हो गया, वही उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, उत्तल लेंस में भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे समतल उत्तल लेंस। तो इनमें बहुत ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नाम आपको नजर आ रहा है समतल उत्तल, तो जाहिर सी बात है इसका एक पृष्ठ जो होगा, एक सरफेस जो होगा वो समतल होगा, प्लेन होगा, और दूसरा उत्तल होगा। उत्तल मतलब बीच में उभार होगा, किनारों पे पतला होगा। तो इस वाली आकृति को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, जो लेफ्ट वाली आकृति है वो बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है आपको, यानी समतल है, और राइट वाली साइड आपको देखेंगे तो वहां उत्तल लेंस आपको दिखाई देगा, तो इसको समतल उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है। अवतल उत्तल लेंस, इसमें एक पृष्ठ आपका अवतल हो जाता है, दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल हो जाता है। उत्तल लेंस में बीच में उभार होता है, और अवतल लेंस जो होता है वो बीच में से दबा हुआ होता है। तो लेफ्ट साइड में आपको दबा हुआ दिख रहा है, राइट साइड में आपको उभरा हुआ दिख रहा है। इसमें दोनों लेंस हैं, अवतल और उत्तल, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम? अवतल उत्तल लेंस बोलेंगे। इसी तरीके से अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे, अपसारी लेंस भी इसको कहते हैं। ये बीच में से पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। देखिए ये वाली आकृति आप देख पा रहे होंगे, बीच में से दबा हुआ है, किनारों पे इसकी मोटाई ज्यादा है। तो बीच में दबा और किनारों पे मोटाई ज्यादा हो, इस प्रकार का लेंस जो होता है वो अवतल या अपसारी लेंस कहलाता है। इसके भी टाइप होते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था समतल उत्तल, तो ऐसे ही इसका भी एक टाइप होता है समतल अवतल। समतल अवतल का मतलब एक जो पृष्ठ होगा वो समतल होगा और दूसरा पृष्ठ जो होगा वो अवतल होगा, तो इसको समतल अवतल लेंस कहेंगे। उत्तलोत्तल कैसा होगा? इसका एक पृष्ठ उत्तल होगा, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा, तो इसको उत्तलोत्तल बोल देंगे। ठीक है। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, जिनको हम प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। अब ये प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, इनको समझ लेते हैं। प्रथम मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष पर, अब ये समझ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें चलती हैं और लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वो प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद में जब अपवर्तन उनका होता है, तो अपवर्तन के बाद में जिस बिंदु पर वो मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई आभास जिनका होता है या प्रतीत होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है। तो ये प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस हो गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये याद रखना है स्टेटमेंट, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दर्पण और लेंस के फॉर्मूले में अंतर यही है कि दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता था, और यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। लेंस के फॉर्मूले में 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस का फॉर्मूला है। तो लेंस का फॉर्मूला और दर्पण का जो फॉर्मूला होता है उसमें केवल एक चिन्ह का अंतर है, याद रखेंगे। प्लस वाला फॉर्मूला दर्पण का फॉर्मूला होता है, माइनस वाला फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला होता है, और बाकी जो v, u और f हैं वो वही हैं जो मैंने आपको दर्पण में बताया था। u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और f को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन हमने दर्पण में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो चीजें एक दूसरे से रिलेट करेंगी थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने दर्पण के बारे में पढ़ा है तो लेंस के बारे में पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रेखीय आवर्धन होता है, यानी एक इमेज है और एक वस्तु है, तो इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, उसी को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और यहाँ से याद रखने का आपका जो
महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि रेखीय आवर्धन का मान अगर कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, m का मान या लीनियर मैग्निफिकेशन का मान अगर कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और अगर रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगी। लेंस का द्रव में व्यवहार, इस वाले टॉपिक से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको समझिएगा। लेंस को लेंस से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कोई लेंस है और उस लेंस को हम किसी द्रव में डुबो रहे हैं और उस द्रव का जो अपवर्तनांक है वो लेंस से कम है, तो लेंस से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में किसी लेंस को अगर डुबोया जाएगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए इसको तो क्या होता है, तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, जिससे लेंस की जो क्षमता होती है, पावर जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अतः जो लेंस है वो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, एक प्लेन प्लेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो याद रखेंगे, अगर लेंस को लेंस से कम अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर लेंस को डुबो देंगे तो इस बार क्या होगा, इस बार उसकी पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। ठीक है, प्रकृति कैसे बदलती है, अगर उत्तल लेंस होगा तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, और अवतल लेंस होगा तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तीन सिचुएशंस हो गई यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे, लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो क्या होगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अगर समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और यही कारण है, यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं ना, अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर प्रकृति जो है बदल जाती है लेंस की। तो इसका कारण मतलब इसका एक अनुप्रयोग है कि पानी में डूबा हुआ बुलबुला, पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और ये स्टेटमेंट काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, इसको समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए न्यूटन के अनुसार जब प्रकाश की एक किरण जो होती है उसको किसी पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो निकलने वाली किरण होती है, निर्गत किरण जो होती है, वो अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। शॉर्ट में कैसे बोलेंगे कि जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और इस प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाएगा तो जो प्रकाश का पुंज जब प्रिज्म पर पड़ेगा तो एक जो निर्गत किरण होगी प्रिज्म के अंदर से वो अपने मार्ग से विचलित होगी। और जो श्वेत प्रकाश है, यानी सूर्य के प्रकाश में आपको रंग दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, केवल सफेद प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन यही सफेद प्रकाश जो होता है अलग अलग रंगों से मिलकर के बना होता है। जब इसको प्रिज्म से निकालते हैं तो यह श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। इसी को हम श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इनका क्रम आप याद रखेंगे। देखिए ये श्वेत किरण है कोई, और ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर इस श्वेत किरण को डाला जा रहा है। तो जो निर्गत प्रकाश है ये अपने मार्ग से विचलित हो रहा है, और एक पर्दा यहाँ पर हमने लगा दिया है। इस पर्दे पर जो है 7 अलग अलग तरीके के रंग जो है हमको दिखाई देंगे। इनका क्रम याद रखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ये स्टेंट है विब गियोर, इस तरीके से विब गियोर। वी का मतलब होता है वायलेट, ठीक है, बैंगनी, और आई फॉर इंडिगो, जामुनी हो जाता है। ये बी फॉर ब्लू हो जाता है, नीला। जी फॉर ग्रीन, हरा। वाई फॉर येलो, पीला। ओ फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड फॉर आर फॉर रेड यानी लाल। तो विब ग्योर, इसको याद रखें, सभी ने पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल की एनसीईआरटी में दे रखा है विब ग्योर। तो ये जो क्रम है इसमें विब ग्योर तो आपको याद रखना है, लेकिन ये जो विब ग्योर वाला ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, इसको आप किस तरीके से समझेंगे कि ये जो बैंगनी से वायलेट से लेकर के आपका रेड कलर तक की तरफ ये जाने वाला रंगों का जो क्रम है ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य का क्रम है। ठीक है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वायलेट बैंगनी कलर की होती है,
फिर इंडिगो जामुनी, फिर ब्लू नीला, फिर इससे ज़्यादा ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर एरो लगा दिया मैंने, इसका मतलब है कि ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य का क्रम है, इसको आप याद रखेंगे। वर्ण विक्षेपण का कारण, अभी हमने वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा, अब इस वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है। देखिए, प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक अगर ज्यादा होता है तो पदार्थ में इसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, पदार्थ में उसकी चाल जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, इसी वजह से इसकी चाल ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की चाल जो है वो सबसे कम होती है। इसके बाद में रेनबो के बारे में पढ़ते हैं, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, सूक्ष्म बूंदें होती हैं, उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण जो है हमें इंद्रधनुष प्राप्त होता है। परिक्षेपण का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ही है। ठीक है, बिखराव, बिखरना। परिक्षेपण का मतलब क्या है? बिखरना, स्कैटरिंग। मैंने जहां जहां कुछ हिंदी के ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं जिनको कुछ लोग नहीं पता चल पाएगा, हिंदी मीडियम वाले समझ लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऐसे हिंदी के शब्दों में, तो मैंने उन शब्दों की अंग्रेजी जरूर लिखी है। जहां जहां पर आवश्यकता है मैंने अंग्रेजी के वर्डों का यूज किया है। तो वायुमंडल में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण यानी स्कैटरिंग के कारण हमको इंद्रधनुष प्राप्त होता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। जो बूंदें होती हैं सूर्य के आपतित प्रकाश को, सूर्य के गिरने वाले प्रकाश को अपवर्तित करती हैं और विक्षेपित करती हैं। ठीक है, उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो उसे अपने मार्ग से क्या कर देती हैं? अ, विक्षेपित कर देती हैं। अपवर्तन का गुण ही है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विक्षेपित होने का मतलब है अपने मार्ग से भटक जाना या अपने मार्ग से विचलित हो जाना। उसके बाद क्या होता है? इसमें आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय जो प्रकाश होता है ये फिर दोबारा से क्या होता है? अपवर्तित होता है। लाल रंग ऊपरी सतह पर और बैंगनी रंग निचली सतह पर दिखता है। याद रखेंगे, जब भी इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा तो लाल वाला कलर जो है वो ऊपर वाली लेयर में दिखाई देगा और निचली वाली लेयर में आपको बैंगनी रंग दिखाई देगा। इसके बाद में आता है सर प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो इनका अध्यारोपण होता है। ठीक है, अध्यारोपण मैंने आपको ध्वनि वाले चैप्टर में बताया कि अध्यारोपण का मतलब क्या है। समान आवृत्ति की दो तरंगें, यहाँ पर टर्म याद रखना है। अब दो तरंगें जिनके बारे में बात हो रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? समान है। समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में, ये दूसरी शर्त हो गई इसकी कि दो तरंगें, व्यतिकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो तरंगें आवृत्ति समान होनी चाहिए, एक ही दिशा में जानी चाहिए, तो उनका क्या होगा? अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होगी उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अलग होगी, भिन्न होगी। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी और कुछ बिंदुओं पर ये जो परिणामी तीव्रता है बहुत कम होगी, और यह घटना जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगी। यानी अलग अलग स्थानों पर परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं कहीं बहुत ज्यादा, कहीं कहीं बहुत कम होना, यही है प्रकाश का इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। तरंगों का मिलना, अगर तरंगें, जो दो तरंगें हैं आपस में अगर समान कला में मिलती हैं तो संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलेंगे। और तरंगें अगर विपरीत कला में मिल रही हैं तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने इससे पहला चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर हमने क्या बताया था? संपोषी और विनाशी, इसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्वनि की तरंगों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है, पिछला वाला क्लास देखा है, तो आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जाम्पल देखते हैं। श्वेत प्रकाश में साबुन का जो बुलबुला होता है और पानी पर तेल की पतली फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण होने के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। यानी श्वेत प्रकाश में, यानी नॉर्मल आप सूर्य के प्रकाश की बात कर सकते हैं, इसमें जो साबुन के बुलबुले होते हैं, जो साबुन से बने हुए होते हैं, वो हमको रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे
पानी पर तेल की कुछ बूंदें डाल दी जाएं या तेल की कोई परत पानी पर हो, फिर उस पर श्वेत प्रकाश डाला जाए, तो वो परत जो है, जो लेयर है, वो भी रंगीन दिखाई देगी। तो चाहे साबुन के बुलबुलों की बात करें, चाहे पानी पर तेल की पतली फिल्म या लेयर की बात करें, तो वो रंगीन किसके कारण दिखाई देती है? वो परावर्तित तरंगों में जो व्यतिकरण की घटना होती है उसी के कारण रंगीन दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। इसके बाद में आता है आपका प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश तरंगें छोटे छिद्र, छिद्र का मतलब अपर्चर, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। तो प्रकाश तरंगें जब छोटे छिद्र या अवरोध के जो छोटे छोटे तीक्ष्ण किनारे होते हैं उन पर पड़ती हैं, तो प्रकाश जो है वो ऋजुरेखीय पथ से विचलित हो जाता है। ऋजुरेखीय पथ का मतलब क्या है? एक सीधा पथ, ठीक है। सॉरी, ऋजु का मतलब क्या होता है? एक सीधा पथ, या इसको सरल रेखीय पथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरल रेखीय पथ भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश तरंगें जब छोटे छिद्र या अपर्चर या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती हैं, तो प्रकाश जो है वो एक सीधे पथ से विचलित हो जाता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि किनारों पर प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। और प्रकाश के इन किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ने की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से देखते हैं कि विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग की जो तरंग दैर्ध्य वो समान कोटि की हो तो सुप्रेक्ष्य विवर्तन होता है, यानी एप्रिसिएबल डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं। ये एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन कब होता है? जब विवर्तक वस्तु का आकार और जो तरंग है प्रकाश की, उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कैसी है? समान कोटि की है, तो इसको हम एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होने के कारण सामान्यतः प्रकाश तरंगों में विवर्तन नहीं होता है, तथा अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़ा होने के कारण विवर्तन उपेक्षणीय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो जनरली क्या होता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उसमें डिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंगों में विवर्तन होना आम बात है, ठीक है। ध्वनि तरंगों की जो वेवलेंथ होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये घटना जो है विशेष रूप से ध्वनि तरंगों में होती है, लेकिन इसमें भी होती है, लेकिन हम कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में ये घटना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, और छोटी तरंग दैर्ध्य होने के कारण जनरली क्या होता है? प्रकाश तरंगों में डिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। और अवरोध का आकार अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़ा होता है, इस वजह से विवर्तन जो होता है, होता तो है लेकिन वो कैसा होता है? उपेक्षणीय होता है, नेग्लिजिबल होता है। सूर्य को रेशम के पतले कपड़े में देखने पर उसमें रंगीन धारियां दिखाई देती हैं। ये किसके कारण होता है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। दूर स्थित प्रकाश स्रोत के पथ में सिक्का रख दिया जाए, मतलब कोई दूर में एक प्रकाश का स्रोत है जहां से प्रकाश आ रहा है, तो उसके मार्ग में अगर कोई कॉइन रख दिया जाए, सिक्का रख दिया जाए, तो बीच में सफेद धब्बा जैसा दिखाई देता है, ये भी डिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। किसी तरंग के कंपनों को, वाइब्रेशंस को तरंग संचरण के लंबवत तल में किसी विशिष्ट दिशा में सीमित रखने की परिघटना ध्रुवण कहलाती है। और ध्रुवण जो होता है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, याद रखेंगे। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर जब पोलराइजेशन की बात आ रही है, ठीक है, ध्रुवण की बात आ रही है, तो पोलराइजेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पोलराइजेशन डिस्कस करने से पहले हम पोलराइड के बारे में बात करते हैं कि पोलराइड्स क्या होते हैं। पोलराइड एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की जो युक्तियां होती है उसी को हम पोलराइड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो पोलराइड जो होता है वो क्या करता है? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। ये अध्रुवित प्रकाश है, ये पोलराइड फिल्म है। जब इसको इससे गुजारा जा रहा है तो यहाँ पर ये आंख बनी हुई है। आंख का मतलब है, आप खुद को देख सकते हैं यहाँ पर कि आप स्वयं हैं जो अपनी आंख से इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं कि अध्रुवित प्रकाश को जब पोलराइड फिल्म से गुजारा जाता है तो हमको जो प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो पोलराइड के बारे में ज्यादा नहीं घुसना है अंदर, इतना ही समझना है कि पोलराइड एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से, इसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है और इसमें द्विवर्णकता का गुण पाया जाता है, डाइक्रोइज्म का गुण इसमें पाया जाता है। पोलराइड के अनुप्रयोग,
कहाँ कहाँ होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। पोलराइड का मुख्य उपयोग प्रकाश की चकाचौंध जो होती है, ग्लेयर जो होता है, उससे बचने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत सारे वाहनों में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे चश्मे जो होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, उनमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप चश्मा वगैरह लगाते होंगे, ग्लासेस वगैरह लगाते होंगे, तो चश्मे का एक गुण होता है, उस पर लिखा आता है, जैसे आप अच्छी क्वालिटी का चश्मा लेंगे तो उस पर लिखा आएगा एंटी ग्लेयर। एंटी ग्लेयर मतलब रात में भी आप उसको लगा करके चल सकते हैं, क्योंकि वो वाहनों की जो लाइट सीधी आपकी आंख पर पड़ती है उससे चकाचौंध कुछ देर के लिए हो जाता है। तो उस चकाचौंध से बचने के लिए, उस ग्लेयर से बचने के लिए पोलराइड कांच का यूज किया जाता है। रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट की चौंध से बचने के लिए, उसके ग्लेयर से बचने के लिए मोटर चालक के सामने, ठीक है, विंड स्क्रीन पर और कार की हेडलाइट के कवर ग्लास पर पोलराइड लगा देते हैं, पोलराइड फिल्म लगा देते हैं, जिससे उस चकाचौंध से बचा जाता है। फोटो कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाकर बादलों के भी स्पष्ट फोटो फोटो जो है वो खींचे जा सकते हैं। तो फोटो कैमरे में भी इसका यूज होता है। इनका उपयोग वायुयान, ट्रेन में प्रवेश करने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में भी किया जाता है, और इनकी सहायता से 3D पिक्चर्स जो होते हैं उनको देखा जा सकता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर्स जो होती हैं उनको देखा जा सकता है। धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने और क्रिस्टलों का विश्लेषण करने में भी पोलराइड्स का यूज होता है। जहाँ चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक कंपास जहाँ पर काम करना बंद कर देती है, वहाँ पर ये जो पोलराइड होते हैं सुई के प्रकाश का ध्रुवण करके सोलर कंपास के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशंस हैं पोलराइड्स के, इनको याद रखेंगे। लेंस कैमरा, लेंस कैमरा क्या है, ये एक परिवर्तनीय द्वारक वाला उत्तल लेंस है। लेंस कैमरा में उत्तल लेंस यूज होता है, ये कई बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो लेंस कैमरा एक परिवर्तनीय द्वारक वाला क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर फोकस कर दिया जाता है। लेंस प्रणाली के द्वारा एक फिल्म पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो दो चीजें यहाँ पर आपकी याद रखनी है कि पहली चीज के लेंस कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस, और इससे जो इमेज या फोटो निकाली जाती है वो वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है। इमेज जो बनती है वस्तु की वो वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लेंस कैमरा क्या होता है, एक परिवर्तनीय द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है। द्वारक का मतलब क्या है, द्वारक जो है लेंस, लेंस का जो द्वारक होता है ये उसके प्रकाश संचरण क्षेत्र का प्रभावी व्यास होता है, ठीक है, इसी को हम द्वारक कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये हो गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो अपने निकट स्थित किसी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आवर्धन के जो दो फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एम मतलब क्या है, आवर्धन है। डी यहाँ पर लेंस की क्षमता है। एफ फोकल लेंथ है। तो एम बराबर 1+d/f, ये जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र है। और ये सूत्र कब यूज किया जाता है, जब प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई मतलब मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आंख से, कि कोई वस्तु हमारी आंख से मिनिमम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई, तो हम उसको साफ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे कम होगी तो इससे अगर कम डिस्टेंस कर देंगे तो वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो जब प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो रेखीय जो आवर्धन होगा सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो m इज इक्वल टू 1+d/f होगा। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इन्फिनाइट पर बने, तो जो आवर्धन होगा वो m बराबर d/f होगा, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार नली में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, याद रखेंगे। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो जो बड़ी फोकस दूरी और द्वारक वाला लेंस होता है वो नेत्र की ओर लगा होता है, जहाँ से, यानी जो कंपाउंड हमारा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहाँ पर हम अपनी आंख रखते हैं और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा नेत्र होता है उसकी ओर जो लेंस लगा होता है वो नेत्रिका कहलाता है। और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, बड़ी फोकस दूरी होती है, ठीक है। और छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला जो लेंस होता है उसको बोलते हैं हम अभिदृश्यक लेंस, और ये वस्तु की ओर लगा होता है, यानी जिस लेंस के माध्यम से वस्तु को देखा जा रहा है
वो अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, इसके बाद में खगोलीय दूरदर्शी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको कहते हैं। ये भी, इसमें भी क्या होता है, एक बेलनाकार नली में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो याद रखेंगे, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो, चाहे खगोलीय दूरदर्शी की बात करो, दोनों में ही दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में देखेंगे आप कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा था कि जो बड़ी फोकस दूरी और द्वारक वाला लेंस था वो किधर होता है, नेत्र की ओर होता है। ठीक है, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला लेंस जो होता है, जिसको हम नेत्रिका कहते हैं, वो कहाँ होता है, नेत्र की ओर होता है। और यहाँ पर यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, यानी खगोलीय दूरदर्शी में, जो बड़ी फोकस दूरी और द्वारक वाला जो लेंस होता है, ये नेत्र की ओर न होकर के वस्तु की ओर होता है। इसी वजह से इसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो मतलब याद रखने की पर्पज से आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका होती है वही खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस बन जाता है। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से नहीं है, याद रखने की वजह से बता रहा हूं मैं आपको केवल, कि जो बड़ी फोकस दूरी और द्वारक वाला लेंस नेत्रिका कहलाता है, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो वही बड़ी फोकस दूरी और द्वारक वाला लेंस खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, जो वस्तु की ओर होता है। और छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला जो लेंस होता है खगोलीय दूरदर्शी में, उसको हम बोलते हैं अभिनेत्र लेंस, ये आंख की ओर होता है। ठीक है, तो ये जो याद रखने की चीजें हैं, इनमें यही याद रखना है। बाकी इनके सिद्धांत जो है काफी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वो आपके काम के है नहीं। तो मैं केवल वही चीजें आपको यहाँ से बताऊंगा जो आपके काम की होंगी। ठीक है, इसके बाद में प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, ये क्या होती है। किसी प्रकाशिक यंत्र की दो निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। कोई भी प्रकाशिक यंत्र है और दो निकट वस्तुएं उसके सामने रखी हैं, दोनों वस्तुओं के जो इमेजेस बनेंगे, तो अलग अलग दोनों को करना और दोनों को अलग अलग करने की जो क्षमता है, वही रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी किसी भी प्रकाशिक यंत्र की। निकट स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर दो वस्तुएं उस यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई देती हैं, यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है, रिजॉल्विंग लिमिट कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से याद रखेंगे कि प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा कंपैरेटिवली विभेदन क्षमता से ज्यादा होती है। विभेदन सीमा कम जो है, सॉरी, विभेदन सीमा जो है विभेदन क्षमता से अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो कम होती है। विभेदन सीमा कम होती है और विभेदन क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। तो इसी के साथ में आपका जो प्रकाशिकी वाला चैप्टर है, ऑप्टिक्स है, वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब सिर्फ दो चैप्टर्स बचे हैं और दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी फिजिक्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।